Good morning, student. In the last session, we have started our new chapter that was cost of capital, and we have learned from here what cost of capital is. Types of cost of capital means cost of debts, cost of preference shares, cost of equity, or we can say them common equity. Uh, Now today we have to see the cost of different sources of capital. Cost of different sources of capital, as we have learned in the last session, that we have debts, so we have to calculate cost of debts. We have preference shares, so we have to calculate preference shares. We have equity shares, so we have to calculate equity shares. ये अलग अलग सोर्सेज, तीन सोर्सेज है हमारे पास कैपिटल की. कॉस्ट ऑफ डेट्स है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स है हमारे पास. डेट्स के अंदर सारी वो कैपिटल्स आ जाएंगी जो कि इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल होती हैं. ऐसी कैपिटल जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. इसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. firms what firms pay over here? Firms pay interest on the debts capital which is treated as expense. फर्म यहाँ पे क्या देती है डेट्स होल्डर को, चाहे वो डिबेंचर होल्डर हो या फिर लोन्स हो, उन सबको लोगों को कंपनी जो है इंटरेस्ट देती है. और इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है. एक्सपेंस होने की वजह से इसको प्री टैक्स माइनस कर दिया जाता है. सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, कॉस्ट ऑफ डेट्स के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट इज टू बी एडजस्टेड विद द टैक्स टू अराइव एट पोस्ट टैक्स कॉस्ट. तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट को हमको जो है वो एडजस्ट करना होता है जिससे कि हम पोस्ट टैक्स कॉस्ट पर हम पहुंच जाए. ये कैसे हम एडजस्ट करेंगे, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है ये. इसमें टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो लगा दी जाती है. टैक्स एडजस्टमेंट लगाने के बाद इंटरेस्ट के अंदर वो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स जो है वो कहलाता है. फिर ये चीज हम देखेंगे न्यूमेरिकल के पार्ट के अंदर. इसको डिनोट हम करते हैं केडी को, केडी से डिनोट करते हैं. कैपिटल के है और उसमें बेस में डी बनी हुई है, स्मॉल डी. ये डिनोट करने का तरीका है इसको, कॉस्ट ऑफ डेट्स को. नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स को जो था वो हम पढ़ रहे हैं. प्रेफरेंस शेयर्स में बता रहे हैं द फर्म्स पे प्रेफरेंस डिविडेंड. फर्म यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके प्रेफरेंस कैपिटल पर प्रेफरेंस डिविडेंड देती है. प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि जो था ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट है, ये टैक्स के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करा जाता है. ये चीज हमने देखी थी इनकम स्टेटमेंट में. इनकम स्टेटमेंट में हमें बताया था कि जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट करते थे. तो यानी ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड क्या बोलना, प्रेफरेंस डिविडेंड लाइन बाय लाइन हाईलाइट करते हुए देख रहे हैं. प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेबल आउट ऑफ पैट. पैट बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स आप लास्ट चैप्टर के अंदर देखी थे आपने. सिंस इट इज द पेमेंट ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट. ये प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट क्या होता है, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट होता है. कॉस्ट ऑफ डेट्स का पेमेंट क्या होता है, प्री टैक्स प्रॉफिट होता है. यानी टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दे देते हैं. और प्रेफरेंस शेयर्स वालों का जो डिविडेंड होता है वो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर सिंपल पीएटी या ईएटी बोल देते हैं. तो पीएटी या ईएटी को से हम जो है वो डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है. ये आपको मालूम होना चाहिए. थोड़ी सी चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे. हैंस इट इज नॉट नीडेड टू बी एडजस्ट विद द टैक्स इफेक्ट. कह रहा है लेकिन यहाँ पे फिर क्या है कि टैक्स इफेक्ट से एडजस्ट करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती. यहाँ पे टैक्स इफेक्ट एडजस्ट नहीं करते क्योंकि टैक्स इफेक्ट जो आता है वो इसमें आता है क्योंकि बिफोर टैक्स पेमेंट होता है यहाँ पे डिवेंचर के अंदर. यहाँ पे आफ्टर टैक्स पेमेंट जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो होता है. इसको डिनोट करा जाता है के और स्मॉल पी है बेस के अंदर, के पी बोल देते हैं इसको. के पी से जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जो है डिनोट करा जाता है. लास्ट सोर्स जो आती है वो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट. वी नो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है वो क्या चाहिए होता है, डिविडेंड चाहिए होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को
डिविडेंड चाहिए होता है। और एक चीज और हमें मालूम है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और द फर्म। अब इक्विटी शेयर होल्डर जब ओनर होते हैं कंपनी के, फर्म के, और ओनर्स होते हैं, तो इनके क्या होता है, दे वांट देयर रिटर्न टू बी हायर देन प्रेफरेंस एंड डेट्स। वो चाहते हैं कि हमारी रिटर्न जो है, हमारी जो प्रॉफिट का पार्ट है, वो प्रेफरेंस वालों से और डेट्स वालों से जो है वो हायर होना चाहिए। अब हायर रखने के लिए हमने पीछे लेवरेज में देखा था कि हायर रखने के लिए, ईपीएस को हायर रखने के लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अपनाए, कौन सी ईबीआईटी जो है वो अर्न होनी चाहिए। ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर इसी वजह से हमने देखा था कि इक्विटी होल्डर्स की जो अर्निंग पर शेयर था वो हायर टू हायर जाए। ये लास्ट चैप्टर के अंदर चीज थी, वही चीज फॉलो करी जाती है, वही ऑब्जेक्टिव है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। तो इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, रेट ऑफ रिटर्न विच अ शेयर होल्डर अर्न फॉर होल्डिंग द शेयर ऑफ अ फर्म। जो रेट ऑफ रिटर्न यानी जो उसको शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है शेयर्स रखने पर किसी फर्म का, फर्म के, वो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर। कभी कभी उनको अर्निंग जो है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड होती है। अगला जो चैप्टर हमारा आएगा इसके बाद वो डिविडेंड का ही आएगा, तो आप लोग ध्यान से इसके अंदर देखेंगे। डिविडेंड के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग एक डिविडेंड की फॉर्म में होगी और दूसरा कैपिटल गेन की फॉर्म में होगी। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, इनको डिस्कस करेंगे दोनों चीजों को, डिविडेंड और कैपिटल गेन इनकी, इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए minimum rate of return that a firm must earn on the equity capital of an investment project in order to leave the market price of the share unchanged। कह रहे हैं कि मिनिमम रिटर्न जो है फर्म जो दे सके, इक्विटी शेयर होल्डर को दे सके, जो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहा हुआ है कंपनी के अंदर, जिससे कि उनके मार्केट प्राइस इफेक्ट नहीं हो। मार्केट प्राइस इफेक्ट नहीं हो इससे मतलब क्या है, इससे सीधे से मतलब ये है कि अगर कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अगर कम देगी या डिविडेंड का जो है वो ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट प्राइस भी गिरना शुरू हो जाएगी। तो इसका इसमें इसलिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि डिविडेंड इतना बांटते रहे, डिविडेंड इतना देते रहे कि जिससे कि कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हैं, वो गिरे नहीं। अनचेंज होने से मतलब यहाँ पर ये है कि उनका डिक्लाइन नहीं हो, ग्राफ नीचे नहीं जाए। इसका मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। इसको डिनोट करते हैं के ई से, बेस में जो है ई आ जाती है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के ई बोल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे बता रही है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डेट्स, सॉरी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कैपिटल। सबसे पहले जो है कैपिटल ली गई है वो डेट सोर्स की ली गई है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट्स, जिसको रिप्रेजेंट करा है इन्होंने के डी से। दो फॉर्म से होती है यहाँ पर मेनली, अगर देखें तो दो फॉर्म से, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर, यानी ऐसे डिबेंचर जो कि रिडीम नहीं होंगे। रिडीम होने का मतलब रिपेमेंट नहीं होगा, जो मैच्योर नहीं होंगे, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, साथ साथ चलते रहेंगे। दूसरी फॉर्म होती है कॉस्ट की इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स, यानी हमको दो तरीके के डेट्स का जो था वो यहाँ पे देखना है। एक तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स और एक कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट्स, ये दो चीजें हमें देखनी है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स को अगर देखें तो यहाँ पे एक बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लगाया जाता है। बिफोर टैक्स का कॉस्ट अगर पूछता है कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट्स बिफोर टैक्स वाली अगर हमें बतानी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो बता रहे हैं कि के डी जो है हो जाता है, के डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूले को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देख रहे होंगे आप, हाईलाइट हुआ है वो फॉर्मूला। इसमें बता दूं क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट यानी आई अपॉन एनपी। एनपी ये सारे डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे नीचे दे रखे हुए, आई और एनपी ये सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे दिए हुए, क्या क्या है यहाँ पे, आई ओवर एनपी इंटू 100, यानी इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। आफ्टर टैक्स अगर कॉस्ट हमें निकालनी है इररिडीमेबल डिवेंचर की, तो वो होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस टी, दैट इज 1 माइनस टैक्स। इसको बोल देते हैं इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। क्या बोल देते हैं इसको,
इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, यानी ये चीज हम जो है देखेंगे पोस्ट टैक्स जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए, पोस्ट टैक्स एडजस्टमेंट करने के लिए, पोस्ट टैक्स एडजस्ट करने के बाद ये जो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है। ये जो पहला पॉइंट में जो डिवेंचर का देखा था वो यही बता रहे थे पोस्ट टैक्स एडजस्टमेंट के लिए। दूसरा जो आता है वो यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनका के रिपेमेंट हो जाएगा आफ्टर फिक्स टाइम, मे बी इट विल बी 5 years, 8 years, 10 years, 15 years, कुछ भी हो सकते हैं कि उस टाइम पीरियड का बाद इनका डिबेंचर का पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे केडी का फॉर्मूला बता रहे हैं कि केडी का फॉर्मूला है केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 - टैक्स। ये फॉर्मूला हमने यहीं से लिया हुआ है इंटरेस्ट 1 - टैक्स का। ब्रैकेट के अंदर है आर बी माइनस एम वी अपॉन एन। आर बी है रिडीमेबल वैल्यू, एम वी है मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट्स, यानी मार्केट में क्या डेट्स की वैल्यू चल रही है, करंट मार्केट वैल्यू होती है, अपॉन एन। एन है यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड या फिर लाइफ के कितने ड्यूरेशन के लिए डिवेंचर कंपनी के साथ बने हुए हैं, अपॉन में आर वी प्लस एम वी डिवाइड बाय 2। ये एवरेज कर ली गई है यहाँ पर आर वी और एम वी की, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 सो दैट वी कैन गो और रीच एट डेसिमल और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि केडी का मतलब क्या है। केडी मींस कॉस्ट ऑफ डेट्स, आई का मतलब है इंटरेस्ट पेबल एनुअली, एनपी इज नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ डेट्स, टी का मतलब है टैक्स, जो भी कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो टैक्सेस आ जाएंगे यहाँ पर, परसेंटेज के फॉर्म में होता है वो वहाँ पे कन्वर्ट करके उसको डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे फॉर्मूले के अंदर। आरबी का मीनिंग है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ द डेट्स, एमवी का मीनिंग है मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट्स, एन जो है वो है मैच्योरिटी पीरियड या फिर लाइफ। ये इसमें ज्यादातर चीजें जो है ये रिपीट होंगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अंदर यही चीजें जो है रिपीट होंगी, इसलिए आप ध्यान से इस चीज को जो है वो देखिएगा। फॉर्मूला भी यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सेम लगभग लगभग सेम रहेगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, इसलिए एक ही फॉर्मूले को आप ध्यान से याद करिए कि एक माइनर सा चेंज करने के बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स वाले में देख लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वाले में भी सेम चीज है कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जब हम देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को डिनोट करते हैं केपी से, और यहाँ पे केपी के लिए भी दो टाइप्स के जो था वो प्रेफरेंस शेयर्स को देखा गया है। दो टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स, एक तो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे, ऐसे शेयर्स जो कि रिडीम नहीं होंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी चलते रहेंगे। दूसरे ऐसे शेयर्स होंगे जो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे जो कि एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे, रिपेमेंट हो जाएगा उनका। यहाँ पे फॉर्मूला इसका दिया हुआ है पीडी अपॉन एनपी। यहाँ पे केपी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स की जगह क्या आ गया है, यहाँ पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स की जगह पीडी आ गई है, प्लस आरवी माइनस एमवी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एमवी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इन सब के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि केपी क्या है, केपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे ही पीडी क्या है, पीडी इज द प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड है। ऐसे ही एनपी, एनपी क्या है, एनपी इज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने से हमको कितने पैसे मिले। अगर प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ हो तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद हमारे पास पैसे रिसीव हुए होंगे, इशू हमारे पास प्राइस जो आया होगा वो डिस्काउंट के बाद आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 का शेयर है उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है 10% का, डेट मीन्स के इशू जो प्राइस हुआ वो यहाँ पर नेट प्रोसीड जो हुई वो 90 रुपए की हुई। दूसरा यहाँ पे जो आ रहा है वो है आरवी, आरवी का मतलब वही है रिडीमेबल वैल्यू, एमवी का मतलब वही है मार्केट वैल्यू, और लास्ट में एन है, एन का मतलब वही जो कि हमने अभी ऊपर वाली स्लाइड में देखा था मैच्योरिटी पीरियड या फिर लाइफ। थर्ड टाइप ऑफ जो कैपिटल आती है वो आती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम के ई से डिनोट करते हैं। के ई के लिए यहाँ पे तीन टाइप्स के जो था वो फॉर्मूले दिख रहे हैं सामने, बता रहे हैं तीन अप्रोचेज हैं। आइदर वी कैन यूज डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड प्राइस मॉडल को डीपी मॉडल भी कह देते हैं, नहीं तो डिविडेंड प्राइस मॉडल ही से ही आप ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला है डी अपॉन एनपी, डी फॉर डिविडेंड, एनपी फॉर नेट प्रोसीड। दूसरा फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्यादातर यही फॉर्मूला जो है वो देखा जाता है। इसमें है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है डी वन अपॉन पी ओ। ये अब मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ फॉर्मूले को आपके सामने, डी वन अपॉन पी ओ प्लस जी। डी वन पी ओ और जी क्या है ये अभी हम नीचे देखेंगे। थर्ड टाइप या थर्ड अप्रोच या थर्ड मॉडल जो है वो हमारे पास है वो है
प्राइस, सॉरी अर्निंग प्राइस या ईपी मॉडल। अर्निंग सेम वही है, अर्निंग पर शेयर। इसका जो फॉर्मूला है वो है ई अपॉन एन पी। ये यहाँ पे सारे डिस्क्रिप्शन दे रखे हुए हैं जो फॉर्मूले में यूज करे गए हैं। के ई इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी इज द डिविडेंड पर शेयर, एन पी इज द नेट प्रोसीड, डी वन इज द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी इसको बोल सकते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड मिलने वाला है उसको डी वन बोलेंगे, या फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर्स की उसे हम डी वन बोलेंगे। पीओ क्या है? पीओ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है ई, ई जो है वो अर्निंग पर शेयर है। लास्ट में इसके बाद जब आता है वो आता है इन सारे ही कैपिटल्स का कॉम्बिनेशन। इन सारे ही कैपिटल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सारी डेट्स की कैपिटल, प्रेफरेंस की कैपिटल, इक्विटी की कैपिटल, और अगर रिटेन अर्निंग भी हो उसकी भी कैपिटल को हम इसमें ऐड कर लें, या लोन अगर हो लोन को भी ऐड कर लें, तो सारी फॉर्म्स ऑफ कैपिटल के हम एवरेज फॉर्म को जो देखते हैं, जो एवरेज करके जो देखते हैं, उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको WACC भी बोल देते हैं, वैक करके भी बोल देते हैं, या फिर हम KO भी बोलते हैं इसको। तो KO को देखते हैं, KO क्या है? बोल रहे हैं वैक इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल with the weight representing the proportion of each sources of financing that is used. It is also known as marginal cost of capital या MCC भी बोल देते हैं इसको। The weight should reflect how the company will raise additional capital. Weights हमें बताएंगे कि additional capital कैसे रेज करनी है, कितने रेट पर रेज करनी है, इसका मतलब ये है। Ideally, we would like to know the company's target capital structure. That is the capital structure that which is the capital structure that is the company's goal। जो कि कंपनी का गोल बताया जाता है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर, आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर वो बनाना चाहते हैं अपना, वो वैक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट वी कैन नॉट ऑब्जर्व द गोल, लेकिन गोल को ऐसे ऑब्जर्व नहीं करा जा सकता कि गोल क्या है, क्योंकि एवरी कंपनी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स। यहाँ पे वैक का फॉर्मूला दिया हुआ है। वैक बताना है, वैक का फॉर्मूला है डब्ल्यू डी के डी प्लस WP प्लस WE और अगर यहाँ पे लोन अगर होगा तो वो भी WD यहाँ पे आ जाएगा, और अगर रिटेन अर्निंग होगी तो वो भी प्लस करके WRKR आ जाएगी। यहाँ पे इन फॉर्मूला का बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन, फॉर्मूलाज का डिस्क्रिप्शन है। WD प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स कैपिटल, KD cost of debts, WP proportion of preference share capital, KP का मतलब है cost of preference shares, WE का मतलब है proportion of equity capital, KE का मतलब है cost of equity। अगर रिटेन अर्निंग आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे WRKR। WRKR यानी WR मतलब proportion of retain earning और KR मतलब cost of retain earning। So student, this is the last part of this chapter. After this we will have some numericals from this chapter. So whatever queries you are having from this, you may ask to me. I am ready to take your queries.